Hello everyone, a very good morning to everyone. I am Shelja and I am your new educator on CSI Net platform. And today we will discuss few questions from CSI Net Life Science December 2019. Today's is our 30 minutes class. So within 30 minutes, I have planned to solve 5 questions. I will give you the reason behind those, the answers of those 5 questions. So you will ultimately learn how to solve with me. So let's begin. Before that, can you please tell me whether I am visible, audible? क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? क्या कोई मुझे मैसेज कर सकता है? क्या कोई मुझे मैसेज कर सकता है? क्या कोई मुझे मैसेज कर सकता है? क्या मैं लाइव हूँ? या मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ? हेलो प्रिंसू, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? अब क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? ओके, थैंक यू। चलिए हम सॉल्व करते हैं फिर 5 क्वेश्चंस। उससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे अलावा और भी बाकी एजुकेटर्स के सारे प्लान और उनके सारे वीडियोस जो लाइव होंगे यूट्यूब में उसे देख पाएंगे। यूट्यूब के अलावा आप अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऑफिशियल वेबसाइट unacademy.login वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। उससे आप वहाँ पे जाने से आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने का मौका मिलेगा, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स की क्लासेस देखने को मिलेगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, उनकी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स होंगे, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेज होंगे। आइकॉनिक में इसके सबके अलावा आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा, हु विल बी अवेलेबल 24/7 और आपको वो इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी कराएगा। तो पर्सनल कोच को पाने के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हर वेडनेसडे को बैचेस शुरू होते हैं, तो यू कैन ज्वाइन और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप अगर प्लस लेते हैं तो भी बेनिफिट मिलेंगे। आइकॉनिक होने से इनके अलावा एक पर्सनल कोच आपको मिल सकता है और आप इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। CSI नेट लाइफ साइंस के प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप इन सबसे पढ़ सकते हैं। आप मुझसे ही नहीं, सबसे पढ़ सकते हैं अगर आप प्लस या आइकॉनिक को बाई करते हैं। और आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, शेल K10। आप पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, लर्नर्स ऐप, ये कोड यूज़ करेंगे तो आप सारे स्पेशल लाइव क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। बाकी टीचर्स के भी स्पेशल लाइव क्लासेस हैं, उनको आप अनलॉक कर पाएंगे, ये फ्री है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए भी अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी पे। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिकल साइंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं। आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं और 10% ऑफ पा सकते हैं। या तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो शेल K10 यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको मिल जाएगा ऑफ। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको ही एक डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइलोजेनेटिक ट्री है और यहाँ पे 9 स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। क्या बातें हो रही हैं? उनके फेदर के बारे में बात हो रही है, फेदर के प्ल्यूमैज के बारे में। प्ल्यूमैज मतलब कलर। ठीक है, तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि ये एक एंसेस्टर है P
जिससे जो कि यहाँ पे 2 में ब्रांच हो गया, फिर यहाँ पे आके 2 में ब्रांच हुआ। इस तरह से ब्रांचिंग होते होते ये सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं। दीज ऑल आर डिसेंडेंट्स एंड दिस इज अवर एंसेस्टर। यही है क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है। ये जो डिसेंडेंट्स हैं उनके प्लूमैज का कलर, मतलब उनके फेदर का कलर दिखाया जा रहा है। रेड रेड रेड, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ब्लू ब्लू। तो ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो ये एंसेस्टर है उसका प्लूमैज का कलर क्या होगा। तो इसके लिए बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पार्सिमोनी पढ़ाया 9 बजे। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी क्या बोलता है, द इजीएस्ट वे को चूज करना है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता करने के लिए या किसी कुछ सॉल्व करने के लिए। ये एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है। किसी इवोल्यूशनरी ट्रेट को या किसी एंसेस्टर के कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी वे ढूंढना है। और इसके अलावा ये भी बोलता है कि अगर आपको इजी वे जो है, इजी वे का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए आपको एजम्पशंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर फाइलोजेनेटिक ट्री में सोचते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। तो समझ लीजिए आप कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने समझ लीजिए 2 वे निकाला। एक वे में आपको 2-3 बार कुछ एज्यूम करना पड़ रहा है, दूसरे वे में आपको 2 ही बार एज्यूम करना पड़ रहा है। तो ईजीएस्ट वे क्या होगा, 2 बार जो एज्यूम करना पड़ रहा है। तो जिस वे से आपको कम असम्पशंस लेना पड़े और आंसर आ जाए उसको आपको चूज करना पड़ेगा इन द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। और फाइलोजेनेटिक ट्री में प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी बहुत आता है, तो उसको यूज करके आप इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेन ले लूं। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको रेड सोचते हैं। ठीक है, इसका प्लूमेज रेड सोचते हैं। अगर ये रेड है तो यहाँ पर रेड होना चाहिए लेकिन ये ब्लू हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी रेड होना चाहिए लेकिन ये ब्लू हो गया। यहाँ पर रेड है, ठीक है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, मतलब इनका एंसेस्टर रेड है। ये वाला ठीक है, अगर ये रेड है तो ये अजम्पशन हमारा पूरा ठीक हुआ। वैसे यहाँ पर ये अगर रेड है तो ये वाला पॉइंट भी रेड होगा, ऑफकोर्स ये वाला भी रेड है, ये भी रेड है। इस वाले रेड की वजह से यहाँ पर हमें गलत आ रहा है, ब्लू आ जा रहा है, ये बल्कि रेड होना चाहिए अगर एंसेस्टर रेड है। वैसे ही यहाँ पे ये रेड है, फिर यहाँ पे रेड आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एजम्पशन ठीक हो रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, ये दोनों पॉइंट पे ठीक हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये रेड है, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, अभी आगे बढ़ेगा तो ये दोनों ब्लू हो गया। यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लू आ रहा है, मतलब हमारा 3 जगहों पे हमारा ये वाला एजम्पशन गलत जा रहा है। अब ऊपर चढ़ते हैं। ये अगर रेड है तो ये भी रेड होगा, फिर ये भी रेड होगा। अगर ये रेड है तो ये दोनों ठीक है, मतलब ये एजम्पशन ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब रेड लेने से 3 बार हमारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, मतलब हमें अगर रेड हमने अज्यूम किया तो हमें 3 जगहों पर अज्यूम करने के जो अज्यूम किया है उसके अलग सा आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब हम ब्लू से करते हैं, इसको ब्लू अज्यूम करते हैं क्योंकि 2 ही तो ऑप्शन है ना, तो अब हम इसको ब्लू से करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए हमने ब्लू लिया। ठीक है, अगर ये ब्लू है तो ये भी ब्लू है, तो फिर ये ठीक है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको गलत मिल रहा है, ब्लू नहीं है। फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये भी ब्लू होगा, तो यहाँ पर हमको ठीक मिल रहा है, यहाँ पर ठीक मिल रहा है, यहाँ पर ठीक मिल रहा है। अब उसके बाद फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये भी ब्लू होगा, फिर यहाँ पे हमको ये ब्लू होगा, लेकिन ये ब्लू होने के बाद हमको यहाँ पे गलत मिल रहा है और यहाँ पे गलत मिल रहा है। तो अगर हम ब्लू चूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे गलत मिल रहा है और यहाँ पे गलत मिल रहा है, लेकिन जब रेड चूज कर रहे थे हमको 3 जगहों पर गलत मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इजीएस्ट वे हमको ढूंढना है। तो ब्लू लेने से सिर्फ 2 जगह पर कट हुआ है। देखिए फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, पहले रेड लेते हैं। ठीक है, प्रिंसू 3 आंसर होगा। ओके, देखते हैं। ये देखिए ये रेड है। ठीक है, अगर ये रेड है तो ये आगे जाके 2 ग्रुप में यहाँ पे
यहाँ पे एक चला गया, यहाँ पे एक चला गया। ये जो एंसेस्टर है ये ब्लू है, तो यहाँ पे हमको ब्लू मिल रहा है, तो ये रेड एंसेस्टर होने से हमें ब्लू मिल रहा है, मतलब ये अजम्पशन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। अब यहाँ पे गए, ये रेड है, अब ये रेड होने से फिर ये इसमें डिवाइड हो जा रहा है, इसमें डिवाइड हो जा रहा है, फिर यहाँ पे ब्लू हो जा रहा है, तो ये भी अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, ये रेड था तो ये भी रेड होगा, ये रेड होगा, तो फिर ये आगे गया और ये आगे गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमको ठीक मिल गया। अब ये आगे गया, यहाँ पे आके फिर ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। दो ग्रुप में डिवाइड होने की वजह से देखिए यहाँ पे ब्लू मिल रहा है, तो ये भी रेड है, लेकिन यहाँ पे हमको ब्लू मिल रहा है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे ये अगर रेड है तो यहाँ पे आने से फिर हमको सारे रेड मिल रहे हैं, मतलब ये वाला ठीक हो गया। तो रेड, अगर रेड पकड़ेंगे तो 3 जगहों पर गलत आ रहा है। ठीक है, अब ब्लू पकड़ते हैं। अब अगर ब्लू है, ये तो ग्रीन हो गया, सॉरी, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। अगर ये ग्रीन है, सॉरी, अगर ये ब्लू है तो यहाँ पे एक ग्रुप हुआ, यहाँ पे एक ग्रुप हुआ, ये भी ब्लू है हमारा, मैं ब्लू ही ले लेती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये ब्लू है तो यहाँ पर जाने से ये भी ब्लू है, यहाँ ब्लू मिल रहा है हमको, ठीक है, करेक्ट। अब ये ब्लू है तो फिर ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, ये भी ब्लू है, करेक्ट। अब ये ब्लू है, फिर दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, ये रेड, यहाँ पे गलत हो गया। अब ये ब्लू है तो फिर यहाँ पर ये ब्लू है, ये ब्लू होने से यहाँ पे ब्लू मिल गया हमको, तो करेक्ट। फिर ये ब्लू है तो आगे बढ़ने से यहाँ पे सिर्फ हमको रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे रॉन्ग। तो ब्लू लेने से कितनी जगह पे रॉन्ग आ रहा है? 2 जगहों पर, लेकिन रेड लेने से 3 जगहों पर। सूरज, यस, गुड मॉर्निंग। तो रेड लेने से 3 जगहों पर हमारा एजम्पशन है वो फेल हो जा रहा है, लेकिन ब्लू लेने से 2 जगहों पर एजम्पशन फेल हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी बोलता है क्या, जो इजीएस्ट वे हो उससे सॉल्व करने की कोशिश करो या उससे निकालो, और जो मिनिमम एजम्पशंस लेना पड़े या मिनिमम जगह पर अगर आपका जो एजम्पशन है वो गलत हो रहा है तो वो वाला रास्ता चूज करो। तो ब्लू है तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एंसेस्टर स्ट्रेट एट पी इज ब्लू। ठीक है, इस तरह से फाइलोजेनी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा आपको। मैंने आपको पहले ही बोला, आज सुबह 9 बजे भी सिखाया था ये चीज़ जब क्लास लिया था, कि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सीखेंगे, प्रैक्टिस कर करके ही आप सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है द इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड हियर आर हैविंग 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। मतलब ऑटोजोम्स कितना है, एक ऑटोजोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। The X/A ratio of the individuals, the type of organisms chosen, and their primary sex and number of Barr bodies expected in their cells are shown below. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमें X/A रेशियो मिल गया है। ठीक है, तो यह हमें बता रहा है कि X/A रेशियो, यहाँ पे देखिए X/A रेशियो दिया है ऑर्गेनिजम्स का। सॉरी, ये शायद Y होगा, नहीं होगा, ये X होगा। मैंने क्वेश्चन टाइप किया, ये गलत हो गया, ये X होगा शायद। हाँ, तो आप ठीक है। द इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड हियर आर हैविंग 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स। मतलब क्या क्या है उनके पास, एक A है, 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स। तो क्या क्या है उसके पास, एक ऑटोजोम है और एक है X क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है उनका X/A रेशियो जो है वो दे दिया गया है। क्या क्या है, 0.52। 2 ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। अब हमें ये देखना है कि ह्यूमन बीइंग का X/A रेशियो का जो वैल्यू होगा उस बेसिस पे वो मेल होगा या फीमेल होगा या मेटा फीमेल होगा, और उसके बार बॉडी कितने होंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज अवर प्रिंसू। क्लियर नहीं दिख रहा है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, क्या किया जाए? अच्छा, आप ये समझिए कि आपको क्या नहीं दिख रहा है, ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या?
अच्छा मैं लिख देती हूँ तो फिर हो जाएगा क्लियर। क्या बोल रहा है देखिए, मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इसको अलग से लिख देती हूँ तो आपको फिर इजी पड़ेगा। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को ही लिख लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट बस। देखिए क्या लिखा है, ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए। द इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड हियर आर हैविंग 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड नंबर एंड नो वाई क्रोमोसोम। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, इरेज ऑल इंक। ब्लैक में मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड हियर, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं देखिए यहाँ पे लिखा है, एक टेबल दिया हुआ है और उसमें इस तरह से है, X:A का रेशियो है, ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरी सेक्स और नंबर ऑफ बार बॉडी, इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है, A एंड B, कैपिटल AB। प्राइमरी सेक्स में दिया है नंबर 1 है मेल, नंबर 2 है फीमेल और नंबर 3 है मेटा फीमेल, ठीक है। बार बॉडी है ABCD, 3 ऑप्शन है, 0 1 2 3 और यहाँ पे X/A रेशियो दिया है 0.5 एंड 2, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करती हूँ पहले, तो आपको समझ में आया कितने द इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड हियर, कौन से इंडिविजुअल्स कंसिडर यहाँ पे किए गए हैं, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। तो हमें यहाँ पर ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला के बारे में बोला गया है, ठीक है। आर हैविंग 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड नो ये नो है एंड नो वाई क्रोमोसोम्स, मतलब उनके पास 2 हैप्लॉइड सेट्स हैं ऑटोसोम्स के, उनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है। अब इन दोनों का X/A रेशियो बोला गया है, द X/A रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल्स, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे इस कॉलम में X/A रेशियो दिया है, इस कॉलम में X/A रेशियो दिया है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिया है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स दिया है, यहाँ पे बार बॉडी दिया है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉलम में X/A रेशियो दिया हुआ है 0.5 और 2, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑर्गेनिज्म दिया है, क्या क्या दिया है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला A, B। उसके बाद प्राइमरी सेक्स दिया है, क्या क्या दिया है, मेल, अब दिख रहा होगा आई थिंक, फीमेल एंड मेटा फीमेल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बार बॉडी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, A0, B1, C2, D3। मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ, अगर ये दिख रहा है तो हम आंसर करेंगे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम बस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ये सब कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं, आंसर को फर्क नहीं पड़ता, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल कंसिडर्ड है, कौन से इंडिविजुअल्स कंसिडर किए गए हैं, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। आर हैविंग 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड नो वाई क्रोमोसोम, तो ये बोल रहा है कि उनके पास सिर्फ ऑटोसोम्स है लेकिन उनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि X/A रेशियो, तुम्हें जो ये जो 4 कॉलम्स दिए हैं, क्या क्या है 4 कॉलम्स में, X/A रेशियो, ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी सेक्स एंड नंबर ऑफ बार बॉडी, इन चारों को एग्जैक्ट मैच निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स में किस बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, अगर XX होगा तो वो फीमेल होगी, अगर XY होगा तो वो मेल होगा। तो वाई क्रोमोसोम है जो कि डिटरमाइन करता है कि मेल या फीमेल है ह्यूमन बींग के केस में,
वैसे ही ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, ऐसा वाई क्रोमोसोम कुछ डिसाइड नहीं करता। ड्रोसोफिला के केस में X/A रेशियो डिसाइड करता है। मतलब A हो गया ऑटोजोम्स और X हो गए हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ड्रोसोफिला के केस में सिंपल ये वाला पैटर्न नहीं चलता है। ड्रोसोफिला के केस में X/A रेशियो एक वैल्यू होता है, जिस वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ड्रोसोफिला मेल है, फीमेल है, मेटा फीमेल है कि मेटा मेल है, ये सब पता करते हैं। ठीक है। और ये जो बार बॉडी है, बार बॉडी क्या होता है, तो आपको पता है कि फीमेल्स के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम को मिथाइलेट करके इनएक्टिव करके रख दिया जाता है सेल्स में, दूसरा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहता है क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जिस एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करके रखा जाता है हर सेल में, उसे कहा जाता है बार बॉडी। ठीक है। तो ये इसके इस आंसर के सॉल्व करने का नॉलेज है, इतना ही नॉलेज काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए। क्या क्या नॉलेज चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के केस में एक्स और वाई का नंबर देखा जाता है, मतलब वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है ह्यूमन बीइंग के केस में। ड्रोसोफिला के केस में X/A रेशियो से पता चलता है कि उसका सेक्स क्या है, और बार बॉडी क्या है, तो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। चलिए आप देखते हैं। X/A रेशियो 0.5 आया है। कब आएगा 0.5? पहले ह्यूमन बींग्स का कैलकुलेट करते हैं, फिर ड्रोसोफिला का कैलकुलेट करेंगे। तो X/A रेशियो कब आएगा 0.5? ह्यूमन बींग्स के केस में देखते हैं कि अगर ऑटोजोम्स जो ऑटोजोम्स है वो समझ लीजिए हमारा पहला जीनोटाइप है XX होने से नंबर X/A रेशियो कितना आएगा बताइए। X/A रेशियो कितना आएगा बोलिए। X/A रेशियो जो, और अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो जो X, अगर समझ लीजिए हमने XX जीनोटाइप लिया है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये खाली दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर X/A रेशियो निकालेंगे तो जीनोटाइप अगर XX लेंगे तो क्या लेंगे, 2A + XX होगा। तो X कितना है 2, A कितना है 2, तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना आएगा 1। ठीक है। अब यही अगर एक मेल है तो 2A + XY होगा। ठीक है। अगर एक मेल होता है तो हमारा मेल्स के केस में क्या होता है जीनोटाइप 44 + XY या 44 + XX फीमेल के केस में होता है। ठीक है। तो 44 + XX या 44 + XY को 44 को हम 2A ले लेते हैं, डिप्लॉयड है 22 है ना। हैप्लॉयड केस में क्या होता है 22 + X 22 + Y है ना। डिप्लॉयड होने से क्या होगा 44 + XX 44 + XY, इसलिए हम लेंगे 2A + XX। अब समझ में आया 2A क्यों ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर X कितना है, यहाँ पर 2 है, A कितना हो गया 2, तो 1 आ गया। 2A + XY क्या होगा, X/A रेशियो कितना होगा 1/2 है ना, कितना आएगा 0.5। ठीक है। तो 0.5 कब आएगा जब 2A + XY होगा। तो 0.5 ह्यूमन बीइंग के केस में कब आएगा जब वो मेल होगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि 0.5 तब होगा जब ह्यूमन बीइंग के केस में वो मेल होगा। ठीक है। अब बार बॉडी का भी देख लेते हैं। अगर XX होगा तो बार बॉडी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है वो उसको इनएक्टिव करने की वजह से वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बार बॉडी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर तो 0.5 अगर है, अगर 1 है तो बार बॉडी कितना होगा 1 X/A रेशियो। अगर X/A रेशियो 0.5 है तो बार बॉडी कितना होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसको इनएक्टिव करने की जरूरत नहीं है, तो बार बॉडी कितना होगा 0 होगा। ठीक है। तो बार बॉडी 0.5 के केस में क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर अगर 0.5 X/A रेशियो है तो ह्यूमन बीइंग के केस में वो तभी आएगा जब वो मेल होगा, और मेल होने की वजह से उसका जो बार बॉडी है वो 0 होगा। तो ये वाला चीज ठीक लग रहा है हमको, है ना। मतलब क्या दिख रहा है 1A 1A, ये ठीक दिख रहा है हमको। चलिए अब ड्रोसोफिला का चेक कर लेते हैं। ड्रोसोफिला का क्या क्या है X/A रेशियो है। चलिए ड्रोसोफिला का समझ लीजिए हमारा है 2A +, ड्रोसोफिला का समझ लीजिए हमारा है 2A + XX। ठीक है। तो ड्रोसोफिला का क्या होगा देखिए,
2 कब आएगा ड्रोसोफिला का, जब यहाँ पे 2/2 होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे x/a रेशियो कितना है, x कितना है 2, a कितना है 2, तो 2/2 हो गया 1, तो 1 होने से होता है फीमेल, ठीक है, 1 होने से होता है फीमेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 अगर है रेशियो, x/a रेशियो अगर 2 है ड्रोसोफिला के केस में, तो ये तब होगा जब 2a + XX होगा, और जब तब वो फीमेल होगी। और ड्रोसोफिला के केस में बार बॉडी नहीं होता है, तो वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि बार बॉडी है ही नहीं उसका। तो देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा हो सकता है, देखिए 1 का ए, 1 का मेल, सॉरी 1 का ह्यूमन 0.5 होने से, 0.5 कब होगा ह्यूमन बीइंग में, जब उसका x/a रेशियो 1 होगा और वो मेल होगा, और उसके बाद उसमें बार बॉडी कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ठीक होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, x/a रेशियो, कितना एक्स क्रोमोसोम है और कितना ऑटोसोम्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे के लिए, ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ड्रोसोफिला के केस में बार बॉडी नहीं है और ह्यूमन बींग्स के बीच में बार बॉडी होता है, ह्यूमन बींग्स के केस में बार बॉडी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, अगर ये दिखता तो मैं आपको बताती, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे ड्रोसोफिला के केस में 2a + xy, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। या ये दिख रहा है थोड़ा सा भी, अगर ये दिख रहा है तो मैं प्रोसीड करना चाहूंगी, नहीं तो कॉन्सेप्ट खाली समझ लीजिए कि ड्रोसोफिला के केस में x/a रेशियो से सेक्स पता चलता है, और ह्यूमन बींग्स के केस में y क्रोमोसोम की वजह से पता चलता है, ठीक है। और बार बॉडी क्या होता है, तो x क्रोमोसोम को जब हम इनएक्टिव करते हैं वो बार बॉडी बनता है। तो अगर ड्रोसोफिला के ह्यूमन बींग के केस में अगर हमारा ए केस है, जीनोटाइप है 2a + XX, तो हमारा x/a रेशियो कितना होगा, 2/2 1 होगा, तो 2/2 x कितना है 2, ऑटोसोम कितना है 2 1, और बार बॉडी कितने होंगे, यहाँ पर बार बॉडी कितना है 2 x क्रोमोसोम से, एक को इनएक्टिव करेंगे, सॉरी बार बॉडी 1 होगा, बार बॉडी यहाँ पर 1 होगा, और ये क्या है, जीनोटाइप से फीमेल है। वैसे ही अगर 2a + XY लेंगे तो x कितना है 1, a कितना है 2, रेशियो कितना आएगा 0.5, वो होगा मेल, बार बॉडी 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0.5 कब आ रहा है, जब वो मेल है, तो 0.5 आ रहा है जब वो मेल है, ह्यूमन है, और बार बॉडी 0 है। यहाँ पे तो मैच कर रहा है ना, 0.5 ह्यूमन मेल 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर एक केस लेंगे 2a + XXX, क्योंकि मेटा फीमेल भी है हमारे ऑप्शन में, वो भी देखना पड़ेगा हमको। मेटा फीमेल क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो देखिए 2a + XXX, तो देखिए यहाँ पर x/a रेशियो कितना होगा, x कितना है 4, a कितना है 2, तो हमारा x/a रेशियो कितना है 2, तो ये क्या है फीमेल है, लेकिन यहाँ पर हमारा बार बॉडी कितना होगा, ये 4 में से कितने को ये किया जाएगा, इनएक्टिव किया जाएगा, 2 को, यहाँ पे 2 होगा हमारा बार बॉडी, ठीक है। ड्रोसोफिला के केस में देखते हैं 2a + XY, हम x/a रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर x कितना है 1, ऑटोसोम कितना है 2, कितना आएगा 0.5, ये है क्या मेल, XY की वजह से मेल हुआ है, क्योंकि एक चार्ट होता है ड्रोसोफिला का, x/a रेशियो का वैल्यू होता है उसमें, उससे पता चलता है कि 0.5 होने से मेल होता है। वैसे देखिए 2a + XXX है, x/a रेशियो कितना होगा 4/2, 2, उस चार्ट के हिसाब से 2 होने से फीमेल होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं आगे बढ़ जा रही हूँ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ईजी है, मैं आप लोगों का कमेंट देख लूँ, दिख रहा है तो अच्छा, ये बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखने से डर लग जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें प्लांट कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ईजी है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर कुन्ना, गुड मॉर्निंग। आप देखें
इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थ्रू एन अराबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड लीफ प्राइमोडियम एट इट्स फ्लैंक। द डॉर्सल एंड वेंट्रल डोमेन्स आर मार्क्ड। देखिए यहाँ पर डॉर्सल और वेंट्रल डोमेन मार्क किया गया, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ठीक है। फिर क्या दिया है, द डॉर्सल एंड वेंट्रल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द डॉर्सल एंड वेंट्रल डोमेन्स। मतलब समझ लीजिए ये एक लीफ है, ये वाला पोर्शन, अपर वाला पोर्शन डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये बोल रहा है कि दो जीन्स है डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। दो जीन है जिनके एक्सप्रेशन की वजह से जो लीफ है उसको डॉर्सल सरफेस मिल रहा है, उसको वेंट्रल सरफेस मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, देखिए क्या है पहला ऑप्शन, लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड whereas its ओवर एक्सप्रेशन डॉर्सलाइजेस द लीफ। चलिए ये वाला पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सोचते हैं। क्या बोल रहा है कि डी जो जीन है उसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से लीफ जो है वो डॉर्सल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि डी जीन जो है वो डॉर्सल बना रहा है लीफ को। ये तो क्लियर हुआ। डी जीन जो है, मैम थोड़ा लॉन्ग कर दीजिए, किसको कर दूं बेटा, वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, इस वजह से सारा प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, हम दूसरा सॉल्व करते हैं, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए इसमें दो जीन के बारे में बात किया गया है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। और ये ऑप्शन से सबसे पहला क्या है, जो लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड whereas इट्स ओवर एक्सप्रेशन डॉर्सलाइजेस द लीफ। मतलब डी के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से जो लीफ है वो डॉर्सल बन रहा है। मतलब क्या है कि डी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्सल, मेकिंग द लीफ डॉर्सल। ओवर एक्सप्रेशन हो या एक्सप्रेशन हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, इससे पता क्या चल रहा है कि डॉर्सल जीन की वजह से लीफ डॉर्सल बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। अब वैसे ही लॉस ऑफ वी फंक्शन मेक्स द लीफ डॉर्सलाइज्ड, यहाँ तक थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, ये आगे देख लेते हैं। whereas इट्स ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइजेस द लीफ, मतलब वी की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से वेंट्रल हो रहा है। ये क्या है, जीन है ना, और ये जीन प्रोडक्ट है। तो क्या पता चल रहा है कि डी के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से डॉर्सल हो रहा है, डी जीन की वजह से, वी जीन के एक्सप्रेशन की वजह से वेंट्रल जीन हो रहा है, भले वो ओवर एक्सप्रेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डी जीन प्रोड्यूसेस डॉर्सल साइड, वी जीन प्रोड्यूसेस वेंट्रल साइड। इतना तो क्लियर हो गया। तो इसको सर्च करते हैं, ये है क्या सब जगह, ऑप्शंस में देखते हैं। देखो यहाँ पे डी एरो डॉर्सल, वी एरो डॉर्सल, डी एरो डॉर्सल, वी एरो डॉर्सल, डी एरो डॉर्सल, वी एरो डॉर्सल, डी एरो डॉर्सल, वी एरो डॉर्सल। तो हमने जो डायग्राम बनाया वो तो चारों में है। अब यहाँ पे फिर हम अटक गए, अब हमें दूसरा चीज देखना पड़ेगा। क्या देखते हैं, कंप्लीट पढ़ते हैं। लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड, मतलब अगर डी काम नहीं करेगा तो वो वेंट्रल होगा। अगर डी काम नहीं करेगा तो वो वेंट्रल होगा, मतलब डी के एब्सेंस में वो वेंट्रल होगा, डी के एब्सेंस में वो वेंट्रल होगा। मतलब क्या है कि डी के प्रेजेंस में वो वेंट्रल नहीं होगा, यही है ना इसका मतलब। डी के एब्सेंस में क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ डी फंक्शन, मतलब डी जब काम नहीं करेगा तो लीफ वेंट्रल होगा। डी ने काम नहीं किया तो वो वेंट्रल हुआ। मतलब अगर डी काम करेगा तो वो वेंट्रल नहीं होगा। मतलब डी क्या करता है, इट स्टॉप्स वेंट्रलाइजेशन। स्टॉप करने का ये है, ये होता है प्रमोट करने का सिंबल, ये होता है स्टॉप करने का सिंबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डॉर्सल जीन वेंट्रल को क्या कर रहा है, वेंट्रल होने से रोक रहा है। कैसे पता चला, लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड, मतलब डी जब काम करना बंद कर देगा तो लीफ वेंट्रल हो जाएगा। मतलब डी अगर काम करेगा तो लीफ वेंट्रल नहीं होगा, मतलब डी जो है वो वेंट्रल होने से रोक रहा है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब वैसे यहाँ पर देखिए, लॉस ऑफ वी फंक्शन मेक्स द लीफ डॉर्सलाइज्ड, मतलब वी अगर काम नहीं करेगा तो लीफ होगा डॉर्सल। अगर वी काम करेगा तो लीफ डॉर्सल नहीं होगा, तो वो स्टॉप कर रहा है डी को। मैं ऐसे सिंबल्स क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में ऐसा ही यूज किया गया। देखिए यहाँ पर ऐसा ही यूज किया गया, ठीक है। तो अब हमारा डायग्राम थोड़ा सा बना। अब थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड हमने समझ लिया, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। लॉस ऑफ माइक्रो RNA MIR166 डॉर्सलाइजेस द लीफ whereas its ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइजेस द लीफ। मतलब क्या बता रहा है,
RNA 166 ये डॉर्सल बना रहा है, डॉर्सलाइजेस द लीफ, whereas its ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइजेस द लीफ। मतलब क्या है, सॉरी ये वाला नहीं होगा। mRNA 166 क्या कर रहा है, ये लॉस ऑफ बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। MIR 166 डॉर्सलाइज whereas its ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइजेस द लीफ। पहले ओवर एक्सप्रेशन वाला सॉल्व करते हैं हमेशा। MIR 166 क्या कर रहा है, वो वेंट्रल कर रहा है, ठीक है, लेकिन लॉस ऑफ उसका फंक्शन अगर लॉस हो जाएगा तो लीफ हो जाएगा डॉर्सल। मतलब वो अगर फंक्शन करेगा तो वो लीफ को डॉर्सल नहीं होने देगा। तो फिर ऐसा यहाँ पे भी बनाएंगे हम। आई होप मैं क्लियर हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, MIR 166 फंक्शंस बाय इनहिबिटिंग द टारगेट mRNA। मतलब MIR 166 जो है वो उसका टारगेट mRNA जो है उसको बंद कर देता है, टारगेट mRNA को बंद कर देता है, तो उससे प्रोटीन नहीं बनता है, ये बता रहा है। मतलब MIR 166 एक इनहिबिटर की तरह काम करता है उसके mRNA के लिए। इससे हमको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट हमारे लिए कुछ रेलेवेंस नहीं रखता है। तो यहाँ तक ये तीनों डायग्राम समझ में आया, ये वाला और ये वाला, ये तीनों समझ में आया आप लोगों को, ये तीनों डायग्राम समझ में आए, थम्स अप दे दीजिए। ये तीनों डायग्राम आप लोगों को समझ में आया, ये तीनों डायग्राम आप लोगों को समझ में आया। आया सबको समझ में ये तीनों डायग्राम? आया सबको समझ में ये तीनों डायग्राम, या ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना? यस, ओके। तो अब हमारे पास 3 डायग्राम है, अब इनमें से डायग्राम सर्च करना है कि हमारा कौन सा सही डायग्राम, ठीक है। तो ये जो एरो वाले हैं वो तो चारों में थे, तो हम इन एरो वालों को यूज नहीं कर सकते आंसर निकालने के लिए। तो हमें यूज कौन सा करना है, ये स्टॉप वालों को यूज करके करना है डायग्राम सॉल्व, इसको स्टॉप वालों को। तो यहाँ पे डी वी को स्टॉप कर रहा है, यहाँ पे वी डी को स्टॉप कर रहा है। देखिए यहाँ पे डी वी को स्टॉप कर रहा है, यहाँ पे वी डी को स्टॉप कर रहा है। तो अब खोजते हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा है। यहाँ पर देखिए डी और वी को स्टॉप में कुछ है ही नहीं, डी और वी में स्टॉप का कुछ सिंबल ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे भी डी और वी के बीच में स्टॉपेज का कुछ सिंबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए डी और वी के बीच में स्टॉपेज नहीं है, इनफैक्ट डी वी को बढ़ा रहा है और वी डी को बढ़ा रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हमें स्टॉपेज मिल रहा है, डी जो है वो स्टॉप कर रहा है वी को, वी जो है वो डी को स्टॉप कर रहा है। तो ये वाला जो स्टॉप वाला सिंबल है उसकी वजह से हमको ये थर्ड वाला आंसर मिला। अब एम आई वाला देख लेते हैं। एम आई वाला स्टॉप कर रहा है डी को, देखिए एम आई वाला स्टॉप कर रहा है डी को, तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड। तो इस ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको डराते हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से पूछा है, मुझे तो नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे देखिए अराबिडोप्सिस का शूट एपिकल मेरिस्टेम का एक इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया है, लीफ प्राइमोडियम को उन्होंने एट इट्स फ्लैंक लीफ प्राइमोडियम का भी एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया है। तो ये सब पढ़ने से लगेगा कि अरे मैंने तो ये, अगर ये नहीं पढ़ा होगा आपने तो लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और यहीं पे आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन देखिए उसके आगे ये लॉजिकल है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले थोड़ा एक बार देख लेंगे कि उसका सॉल्व कहीं बहुत ईजिली तो नहीं हो जाएगा। अब ये वाला मैंने अपने पहले क्लास में थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी देखने से डर लग जाएगा, कोई भी सोचेगा अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो मुझे कुछ नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ इतना ही आइडिया लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए डिलीशन एनालिसिस ऑफ ए प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन वाज कैरिड आउट। प्रमोटर रीजन क्या होता है उतना जानना है। तो प्रमोटर आपको पता है, प्रमोटर वो रीजन होता है किसी भी जीन का जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और उस जीन को आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्रमोटर क्या है, जीन का वो रीजन है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और फिर प्रमोटर्स वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने से उस जीन से का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिलीशन एनालिसिस, मतलब प्रमोटर रीजन का डिलीशन एनालिसिस किया जा रहा है और ये हमें प्रमोटर रीजन दिया गया है -300 से लेके 550 तक।
ये हमारा प्रमोटर रीजन है, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट साइट, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपको पता होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो स्टार्ट साइट होता है, मतलब जहाँ से एक्चुअली में आरएनए बनता है, वो +1 होता है और फिर उसके नीचे सारे नेगेटिव होते हैं। यानी माइनस मतलब हो गया जहाँ से हमारा स्टार्ट साइट है उससे दूर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं डिलीशन एनालिसिस ऑफ ए प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन वाज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटर एलिमेंट्स इन इट। इन द फिगर बिलो द फिल्ड बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस फिल हुए हैं, डिनोट द एरियाज ऑफ डिलीशन। ये बात ध्यान रखना है कि जो ये बॉक्सेस फिल हुए हैं मतलब हमारा ये है प्रमोटर रीजन -300 से 0, ये 0 है, ये -300 है, ठीक है। ये पूरा हमारा प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक सेक्शन में उसका एक एक सेक्शन को काट के हटा दिया गया है। पहला वाला ये ब्लैक का मतलब है -250 से 300 तक काट दिया गया है। सेकेंड वाला बॉक्स का मतलब है -200 से 300 तक काट दिया गया है। थर्ड वाले बॉक्स का मतलब है -150 से 300 तक काट दिया गया है। फोर्थ वाले बॉक्स का मतलब है पहला बॉक्स का मतलब है -250 से 300 काट दिया गया है। सेकेंड बॉक्स का -200 से 300 तक काट दिया गया है। थर्ड बॉक्स का मतलब है -150 से 250 काट दिया गया है। फोर्थ बॉक्स का मतलब है -100 से -200 काट दिया गया है। इस बॉक्स का मतलब है 50 से 150 काट दिया गया है। देखिए ये बॉक्स का मतलब है 50 से 150 काट दिया गया है। उसी तरह से इस बॉक्स का मतलब है कि 0 से 100 काट दिया गया है। इतना समझ में आया आपको? काट के हटा दिया गया है, डिलीशन एक्टिविटी करा जा रहा है ताकि उस प्रमोटर में कौन सा रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन के लिए, बस यही दिखाने के लिए। प्रमोटर में पॉलीमरेज बाइंड करके जीन को ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो प्रमोटर के अगर किसी रीजन को हम काट के हटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रीजन कितना इंपॉर्टेंट था। अगर उस प्रमोटर की एक्टिविटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है उस प्रमोटर की। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई गई है वो हम देखेंगे कि वो बढ़ गया कि कम हो गया हमारे डिलीशन की वजह से। तो सबसे पहले तो डिलीशन कहाँ कहाँ हुआ है वो चेक कर लिया। सबसे पहले डिलीशन कहाँ कहाँ है वो चेक कर लिया। तो हमारा जो नॉर्मल प्रमोटर था उसका लेंथ है 300, 0 से 300, ठीक है। 0 से 300 हमारा लेंथ है। पहले रीजन में कट हो गया है -200 से 300। तो जब 0 से 300 था तो एक्टिविटी कितना था? 100। देखिए ये 100 जो है ये एक्टिविटी किस वजह से है? यहाँ से लेके यहाँ पूरे प्रमोटर की वजह से एक्टिविटी 100 है, ठीक है। अब मैंने इतने दूर को काट के हटा दिया, 200 से 300, मतलब इसको काट के हटा दिया है, इतने दूर को काट के हटा दिया। तो देखिए एक्टिविटी सेम है, 100 है और 100 ही है। मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब क्या है, सेकेंड, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। देखिए 250 से 300 कट करने से एक्टिविटी सेम है, मतलब दिस इज यूजलेस, इसकी कोई काम नहीं है। इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काट देने से भी एक्टिविटी सेम रही। जब पहले पूरा था तब भी 100 था, काट के ये हटा दिया गया है, ये वाला रीजन काट के हटा दिया गया है, फिर भी 100 है, मतलब दिस इज यूजलेस, ठीक है। सेकेंड में आते हैं। देखिए सेकेंड में इस कट के अलावा इसको भी कट किया है, मतलब 200 से 300 कट किया गया है। एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई, मतलब क्या है, 250 से 300 तो यूजलेस था, लेकिन 200 से 250 जो है उसमें जरूर कुछ गड़बड़ था, क्योंकि उसको हटा देने से प्रोसेस आगे बढ़ गया, मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट था कुछ, ठीक है। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 200 से 250 का तो नेगेटिव इफेक्ट था, पता चल गया, क्योंकि अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई। अब थर्ड में देखिए 150 से 250 कट कर दिया गया है, लेकिन एक्टिविटी सेम है, 175 ही से 175 ही रह गया है एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी सेम है, मतलब क्या है कि 200 से 250 के बारे में तो हम जान गए थे, तो अब किसके बारे में जानेंगे, 150 से 200 के बारे में जानेंगे। मतलब 150 से 200 ये वाला रीजन, ये रीजन कट कर देने से भी सेम ही एक्टिविटी, मतलब ये भी यूजलेस है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 150 से 200 यूजलेस,
क्योंकि कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में एक्टिविटी 150 175 से 50 हो गई एक्टिविटी अचानक से। कट रीजन्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 200 से 150 से 200 तो यूजलेस था, लेकिन 100 से 150 कट किया यहाँ पे एक्स्ट्रा ना। ये पूरे कट रीजन को चेक करेंगे, इस पूरे कट रीजन का ये वाला ओवरलैपिंग रीजन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कट किया है। ये एक्स्ट्रा कट करने से अचानक से एक्टिविटी कम हो गई, 175 से 50 हो गया। मतलब ये वाला रीजन जो है 100 से 150 दैट इज हैविंग सम पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि उसको कट कर देने से तुरंत एक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमें 100 से 150 के बारे में तो पता है। अब इस कट रीजन, इसके रीजन के बारे में बात करेंगे, इस रीजन के बारे में। इस रीजन के बारे में अगर बात करें तो एक्टिविटी 50 से 50 ही रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या है, 50 से 100 जो है दैट इज ऑल्सो यूजलेस। 50 से 100 जो है दैट इज ऑल्सो यूजलेस, ये वाला रीजन 50 से 100। अब फिर नीचे आते हैं, चलिए 50 से 100 तो पता चल गया। अब 0 से 50 देखते हैं। 0 से 50 अगर कट कर दिया ये वाला रीजन तो 0 हो गया, मतलब उसका भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ही था, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट था। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमने इतना पॉइंट्स को निकाल लिया। अब उसको यहाँ से मैच करते हैं। द रीजन बिटवीन 100 एंड 50, सर्च करते हैं 150 हमारा कहाँ है, ये वाला रीजन। हाउसेस से पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं, हमने तो यूजलेस निकाला था, ये गलत हो गया। द रीजन बिटवीन 200 एंड 250, सर्च करते हैं 200 एंड 250 कहाँ है हमारा, ये वाला रीजन। हाउसेस से नेगेटिव रेगुलेटरी इफेक्ट, यस नेगेटिव इफेक्ट था, हमने निकाला, तो ये वाला हमारा सही हो गया। द रीजन बिटवीन 150 एंड 200, ढूंढते हैं कहाँ है 150 एंड 200, ये वाला। हाउसेस से पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, लेकिन नहीं है, ये तो यूजलेस है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर है कौन सा, बी। आंसर क्या होगा, ओनली बी। आया समझ में? देखिए कितना इजी है, इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें भी कुछ भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिक है। समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं या कुछ समझाने की जरूरत है? समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ूं मैं? 3 क्वेश्चन हो गए हैं, एक ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि नहीं दिख रहा था, फर्स्ट और ये थर्ड हो गया है। आप लोग समझे? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्या हो रहा है, हमारा एक स्ट्रैंड है जिसको कि इतना ओपन किया गया है, खुला गया है। ठीक है, इसका है 5। वंस अगेन मैम प्लीज प्रिंसू। ओके, देखिए पहले तो ये अच्छे से दिख रहा है ना आपको, ये आंसर कर दीजिए जल्दी से। ये अच्छे से दिख रहा है, सब अच्छे से दिख रहा है? अगर अच्छे से दिख रहा है तो मैं पेन जहां जहां डाल रही हूँ वो भी अच्छे से दिख रहा है, तो हम बढ़ाते हैं आगे। देखिए दिख रहा है ना सब अच्छे से? देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर डिलीट किया जा रहा है ये रीजन जो है 300 से 0 से 300 हमारा प्रमोटर रीजन है। ये नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर का मतलब है बेस, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस। मतलब 0 से शुरू होके 50 का मतलब क्या है, इनके बीच में 50 बेसिस हैं, ATCG। ठीक है, उस तरह से ये नंबर्स का मतलब है बेसिस। ठीक है, बेस पेयर्स नंबर का मतलब है। ठीक है, और ये DNA है, ये DNA का सीक्वेंस है, इससे RNA बनेगा, पहले तो ये समझो। और ये नंबर्स का मतलब है बेस पेयर्स। ठीक है, और जो स्टार्ट साइट है ये प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन स्टार्ट साइट के दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे इस तरफ दिखाया गया है। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इसके आगे जीन है हमारा, और उससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो ये 0 है, 0, 50, 100, 150, 200, -250, 300। ठीक है, तो 0 से 300 हमारा प्रमोटर रीजन है, हो गया। और इस प्रमोटर की वजह से अगर इस प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्लस कुछ एक्टिवेटर्स भी बाइंड कर जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन अगर बहुत हाई रेट में चलाना है तो एक्टिवेटर्स का बाइंड करना जरूरी है प्रमोटर्स के आसपास, प्रमोटर के साथ में। अगर कम करना है तो रिप्रेसर का बाइंड करना जरूरी है।
तो ये प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। प्रमोटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, वो सब हम देखेंगे जब पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, मतलब 0 से 300 अगर प्रमोटर, सारे सीक्वेंसेस अगर प्रमोटर में होंगे तो एक्टिविटी है 100। ये वाला देखिए, ये टोटल है, फुल है, ये वाला लाइन फुल है, सारे बेसेस हैं, सारे बेस पेयर्स हैं, कुछ कट नहीं किया गया है, कुछ डिलीट नहीं किया गया है, तो एक्टिविटी 100 है। ठीक है, अब देखो पहला कट हुआ है 250 से 300, 250 से 300 वाले बेस पेयर, जहां पे 250 से 300 का नंबर है बेस पेयर का, उस एरिया में कट करने से कट कर दिया गया है, इसलिए ब्लैक रीजन है। ये ब्लैक रीजन कहाँ पे कट हुआ है? 250 से 300 के बीच में। 250 से 300 के बीच में कट हुआ है, तो एक्टिविटी सेम रह गई, 100 है, पहले था, अगर फुल था तो 100 था, कट कर दिया गया तो भी 100 है, मतलब 250 से 300 को कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस रीजन वाज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। मैं अभी एक वर्ड इसे यूज कर देती हूँ, यूजलेस। तो ये वाला रीजन यूजलेस है, ये वाला रीजन, क्योंकि एक्टिविटी सेम हो गई, 100 थी, अभी भी 100 है। अब इतना बड़ा रीजन कट किया गया है, इसमें ये तो कॉमन है, ये तो यूजलेस ही था, लेकिन ये नया एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? 200 से 250, तो मैं वो लिख लेती हूँ, 200 से 250। 200 से 250 जब कट किया तो एक्टिविटी अचानक बढ़ गई, 175 हो गया, 100 से 175। मतलब क्या है, यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा बुरा था जिसको हटा देने से एक्टिविटी अचानक, नीलांजना मैं वही समझा रही हूँ, फिर से थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया या फिर से शुरू करूँ, वो बता दीजिए। यहाँ तक पहले समझ में आया या फिर से शुरू करूँ, वो बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अभी तक समझ में आया एटलीस्ट? देखिए मैं फिर से शुरू करती हूँ। देखिए ये एक प्रमोटर है, ये रीजन एक प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0 से 300। मतलब 0 मतलब क्या है, यहाँ पे बेस पेयर से, बेस पेयर, ये नंबर सारे बेस पेयर्स को दिखाते हैं। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उससे हमको आरएनए बनाना है। तो डीएनए में जिस सेक्शन से आरएनए बनता है, उसके वहाँ पे ही उसी के बगल में प्रमोटर होता है। उस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और फिर उस जीन को आरएनए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रमोटर का यहाँ पे हमको सीक्वेंस दिया है 0 से 300। ठीक है, एक्चुअली में 0 नहीं, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 300। हम क्यों इसको 0 मानेंगे? ऐसा नहीं होता है, अलग होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ोगे पता चलेगा। यहाँ से 300 है, तो मतलब स्टार्ट पॉइंट से 300 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और प्रमोटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसक्रिप्शन कितना होगा, उसकी एक्टिविटी कितनी होगी। तो यहाँ पे सारा एक्टिविटी का नंबर दिया हुआ है, मतलब बहुत बार ट्रांसक्रिप्शन होगा या कम बार होगा, कम आरएनए बनेगा या ज्यादा आरएनए बनेगा, ये एक्टिविटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट साइट है, एक्चुअली में ये स्टार्ट साइट है, ये जो है ना, ये सिंबल स्टार्ट साइट होता है, और जो हमारा प्रमोटर होता है ना, वो स्टार्ट साइट के बगल में होता है। स्टार्ट साइट मतलब एक्चुअली में यहाँ से जीन जो है वो कॉपी हो जाएगा आरएनए में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 0 ना बोल के हम ये बोल सकते हैं स्टार्ट साइट से 300। ठीक है, तो स्टार्ट साइट से 300 हमारा हो गया प्रमोटर। अगर सारा सीक्वेंस है, कोई भी डिलीट नहीं किया है, तो 100 है एक्टिविटी, मतलब स्टार्ट साइट से 300 होने से एक्टिविटी है 100, सारे बेस पेयर से। अब यहाँ पे डिलीशन किया गया है, किसको? ये जो ब्लैक सीक्वेंसेस है वो डिलीशन है। सबसे पहले डिलीशन किसका किया गया है? 250 से 300। तो सबसे पहला डिलीशन किसका किया गया है? 250 से 300। ठीक है, तो 250 से 300 जब डिलीट किया गया तो एक्टिविटी देखिए 100 ही रह गई,
पहले 100 थी, अभी भी 100 रह गई। मतलब इतना डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब दिस रीजन इज ऑफ नॉट दैट यूज, सो इट इज यूजलेस। ठीक है, सेकेंड। अब सेकेंड में कट हुआ है 200 से 300, तो ये 200 से 300 जो कट हुआ है इसका कॉमन कौन सा है? ये रीजन तो कॉमन है हमारा, ऊपर से 300। इसको कट करने से अचानक से एक्टिविटी 100 से 175 हो गया है। देखिए, मतलब ऐसा जरूर कुछ था इस 200 और 250 में जिसकी वजह से, इसमें जिसकी वजह से अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई। मतलब ये कुछ बुरा कर रहा था, इस बुरे को हटा देने से अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेटरी रीजन्स को सर्च कर रहे हैं। प्रमोटर में रेगुलेटरी एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। प्रमोटर में ही रेगुलेटरी रीजन्स भी होते हैं, जो कि मैंने जैसे बताया कि वो रेगुलेट करते हैं कितना ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर कुछ बुरा था, तो यहाँ पे क्या था? नेगेटिव रेगुलेटरी सीक्वेंस था, तभी ना उसको हटा देने से अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना कट हुआ है? 150 से 250। कॉमन है 200 से 250, तो उसको नहीं लिखेंगे। नया क्या है? 150 से 200 नया है, ये वाला रीजन नया है, तो मैं लिख लेती हूँ थर्ड 150 से 200। तो 150 से 200 हमारा नया रीजन है जिसको कट किया गया है, लेकिन इसकी वजह से जो कट हुआ है फिर भी एक्टिविटी सेम ही रह गई 175। मतलब ये यूजलेस है, क्योंकि एक्टिविटी सेम ही रह गई, तो इसके कट करने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखिए कट हुआ है 100 से 200, तो 150 से 200 तो पुराना है, मतलब यूजलेस है। नया क्या हुआ है? 100 से 150, ये वाला नया हुआ है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ नया 100 से 150। 100 से 150 को कट करने की वजह से एक्टिविटी अब 50 हो गई, कम हो गया। मतलब ये जरूर कुछ अच्छा कर रहा था, इसको हटा देने से एक्टिविटी कम हो गया, मतलब ये पॉजिटिव रेगुलेटरी सीक्वेंस था। ठीक है, अब सेम फिर यहाँ पे कट हुआ है 50 से 150, ये तो सेम है, ये नया है, तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट नया वाला लिख लेते हैं क्या? 50 से 100। तो 50 से 100 जो है वो नया है, उसको कट करने से एक्टिविटी सेम रह गई 50-50, तो ये भी यूजलेस है। अब सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ में एक्टिव काटा गया है स्टार्ट पॉइंट से 100 तक। ठीक है, स्टार्ट साइड से जो 100 तक कट किया गया है ये तो पुराना ही था, यूजलेस। नया क्या है? स्टार्ट से 50, तो मैं स्टार्ट से 50 कर देती हूँ, एक्टिविटी 0 हो गई। मतलब ये भी कुछ पॉजिटिव था जिसको हटा देने से एक्टिविटी 0 हो गई, कम हो गई एक्टिविटी। ठीक है, अब हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। द रीजन बिटवीन 100 एंड 50 हाउसेस ए पॉजिटिव रेगुलेटरी रीजन। सर्च करो 100 से 50 कहाँ है? 100 से 50 कहाँ है? सर्च करो इसमें, ये रहा 100 से 50। यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव, लेकिन हमें मिला क्या है? यूजलेस, तो ये गलत है। सिंपल। द रीजन बिटवीन 200 एंड 250 सर्च करते हैं, 200 एंड 250 कहाँ है? ये वाला हाउसेस इन नेगेटिव रेगुलेटरी रीजन। यस, ये करेक्ट है। अब द रीजन बिटवीन 150 एंड 200 सर्च करते हैं, ये वाला 150 एंड 200 हाउसेस है पॉजिटिव, 150 एंड 200 तो यूजलेस है, तो ये भी भूल होगा। करेक्ट क्या हुआ? 3, सॉरी बी। आंसर क्या है? बी ओनली। आप समझ में आया? आप समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ट्रांसक्रिप्शन का एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्रमोटर क्या होता है, वो भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रमोटर, रेगुलेटर और ये एक्टिविटी वगैरह अगर आप थोड़ा भी आइडिया है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक सब क्लियर हो गया। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई। क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। यस, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है। ये देखिए 2 स्ट्रैंड से डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, ये डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो आपको पता है कि हमेशा 3 प्राइम, जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है इट ऑलवेज सिंथेसाइजेस इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्यों कैसे ये सब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम हमेशा।
तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में नया स्ट्रैंड बनेगा, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ये आपको पता है। तो ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। मतलब 5 प्राइम वाला पॉइंट पहले बनेगा, वो आगे कंटिन्यू करेगा, फिर एंड वाला 3 होगा डॉटर का। मतलब जो पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड का डायरेक्शन फिर क्या होना चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहाँ पे ये वाला एक पेरेंट स्ट्रैंड है, ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड है। इस पेरेंट स्ट्रैंड में यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होगी, और ये वाला जो डॉटर स्ट्रैंड होगा इसका होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसका। तो यहाँ पे सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले स्ट्रैंड का 5 प्राइम से 3 प्राइम है, मतलब इसमें सिंथेसिस कहाँ होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये इतना ही खुला है अभी तक, इतना ही अनकॉइल हुआ है, आगे का तो अभी ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में ही है, तो यहाँ से सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से सिंथेसिस होगा, जहाँ से खुला है उससे होगा। तो इतना दूर का रीजन खुला है, तो ये 5 प्राइम है, तो ये भी 3 प्राइम होगा, और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगी सिंथेसिस, ये वाला होगा हमारा 5 प्राइम, और ये नीचे की तरफ जाएगा 3 प्राइम। तो ये हो गया हमारे दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स। और अब डॉटर स्ट्रैंड्स और दो पेरेंट स्ट्रैंड्स, एक सेकेंड देखिए, दो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो यहाँ पर सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट होगी, कंटिन्यू करेगी डॉटर की 5 प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बार में इतना ही खुला है। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब सेकेंड टाइम ये और खुलेगा, तो फिर ये और थोड़ा खुला, रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बोलते हैं, और खुलने से ये और आगे बढ़ेगा डॉटर स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो पहले बन गया था 5 प्राइम 3 प्राइम, फिर यहाँ पे बनेगा और एक स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, फिर सेकेंड नेक्स्ट टाइम में ये रेप्लिकेशन फॉर्क और खुलेगा, फिर ये और आगे बढ़ेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहाँ पे एक स्ट्रैंड तो पहले बन गया था, दूसरा बाद में बना सेकेंड टाइम, तीसरा अब बना। ये जो स्ट्रैंड्स बने इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये आपको पता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इतना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। नंबर वन ये वाला रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्ट्रैंड वाइल 2 3 4। नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब क्या है, क्या नंबर 1 लीडिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 3 4 यहाँ पे रह गया, आधा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है। 2 3 4 क्या लैगिंग स्ट्रैंड है, शायद क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर 1 यस हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि ये लीडिंग स्ट्रैंड है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्या है, अमंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ 4 occurs prior to the synthesis of 3 and the synthesis of among the Okazaki fragments synthesis of 4 occurs prior to synthesis of ये 2 होगा, occurs prior to synthesis of 3 and 2। क्या ये वाला पहले बनता है इन दोनों से, तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है वहां पे आते हैं, ये वाला क्या इन दोनों से पहले बनता है, ये सबसे पहले बना था, फिर ये बना था ये वाला, फिर ये थर्ड वाला बना था। तो सबसे पहले कौन सा बना था, पहला वाला सबसे पहले बनता है, तो ऑफ कोर्स 4 वाला पहले बना था, तो यस ये भी ठीक है। अमंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ 2 ये वाला occurs prior to the synthesis of 3 and 4, ये तो गलत है, क्योंकि पहली बार में ये स्ट्रैंड इतना ही खुला, तो एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना, फिर दूसरी बार में और ज्यादा खुल गया, तो एक तो पहले से ही था और एक बना, फिर तीसरी बार में और खुल गया, एक तो पहले से ही था, फिर और एक खुला बना, फिर और एक बना, तो सबसे पहले कौन सा बना, ये वाला ना, इसको नंबर क्या किया गया है 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड बी, यही दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये तो काफी इजी है। ठीक है, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आने से मुझे बोल देना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, क्लियर हुआ ना ये वाला क्वेश्चन। इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट है रेप्लिकेशन का और कुछ नहीं। क्लियर हुआ ना ये चीज, क्लियर हुआ सबको? ओके चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया है।
तो ये इस तरह से आज हमने 30 मिनट्स का क्लास था, लेकिन बहुत सारा टाइम जा चुका है क्योंकि डाउट्स था थोड़ा सा, फिर एक क्वेश्चन में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। एनीवे, ओके, थैंक यू प्रिंसू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप इसी तरह से 10-20 इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए पर प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, ताकि वो याद रहे, दिमाग में रहे कैसे सॉल्व किया था। तो पर डे बेसिस पे या दिन को 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग आवर में 10 क्वेश्चंस, इवनिंग आवर में बाकी के 10 क्वेश्चंस। इस तरह से क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपके ब्रेन में पूरा मैपिंग हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, और आप खुद अपना पैटर्न सर्च कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब शाम को आज क्लास नहीं होगा 7 बजे, आज सुबह ही 2 ही क्लास हो गए। कल शाम से फिर से 7 बजे से हम क्लास करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।